नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल पे स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहने वाली है वो होगी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। और फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और फ्रेंड्स, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामों उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। मैं मानता हूँ कि ग्रामों उद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हो और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। जहाँ तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुझाने की है। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है, जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा न रहे। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी ऐसे हैं जिनके लिए क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए। और जिन वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामों उद्योगों द्वारा ही हो, उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। ग्रामों उद्योगों को जब तक सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और बड़े बड़े कारखानों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होने दी जाएगी, तब तक उनका पनपना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। आज तो उनको प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों को माल ढोने के लिए रेल भाड़े की तथा अनेक प्रकार की दूसरी सुविधाएं अधिक मिल रही हैं और ग्रामों उद्योग एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। इस नीति में केवल परिवर्तन ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको दूसरी ओर मोड़ देना चाहिए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके लिए केवल आर्थिक सहायता ही काफ़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि सरकार ने बड़े बड़े कारखानों की सहायता के लिए करोड़ों रुपयों की सहायता दी है अथवा उनको बचाने के लिए कर के रूप में जनता पर अरबों का बोझ लादा है। उदाहरण के लिए चीनी को ही लीजिए। चीनी के कारखानों को विदेशी कारखानों से सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को न मालूम कितने करोड़ रुपए देने पड़े हैं। इसी प्रकार विदेशी लोहे से भी सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को कितने ही वर्षों तक प्रति वर्ष करोड़ों रुपए देने पड़े हैं।
ग्रामोद्योगों से जब करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो कोई कारण नहीं कि उनको उसी प्रकार की और उसी पैमाने पर सहायता क्यों न दी जाए। 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए। सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था। अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थी, विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए। इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि न करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले।